हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवियन एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और बेसिक से कुछ सवाल स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों ये सारा विजिबल है ना, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है देखने में। इंटरेस्ट पर एनम in 4 years is less by 1326 rupees of the simple interest of same sum at 9% per annum in 5 years. Find the sum. Find the sum. सवाल देख लो, सवाल को पढ़ लो ढंग से। सवाल क्या कहना चाह रहा है ये, और सवाल जो कहना चाह रहा है उसको एक बार पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार समझो इसको। किसी धन का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, ठीक है, दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन के 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 1326 रुपए कम है, तो बताओ वो धन क्या होगा। बोलो सवाल समझ में आया क्या? मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां जो SI आएगा, मतलब इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस टाइम को यूज करके जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो उन दोनों में जो अंतर है वो कितने रुपए का है? 1326 रुपए का। ठीक है, और 1326 रुपए का अंतर है। अंतर का मतलब ये वाला जो पैसा आएगा वो कम आएगा, ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का है। ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 5 साल के लिए है। ठीक है, तो अंतर जो आ रहा है वो 1326 रुपए का आ रहा है, तो हमें इसमें सम निकालना है। ठीक है, तो हम वही चीज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। हमें 3 पैरामीटर के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल, वो हमने 100 मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल 100 मान लिया। अब देखो SI पहली कंडीशन में कितना होगा और दूसरी कंडीशन में SI कितना होगा। पहली कंडीशन में जो SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 32, और दूसरे में जो हो जाएगा 9 × 5 = 45। बोलो चीज समझ में आई कि नहीं? मतलब पहली कंडीशन में जो SI होगा वो कितना है? 31, और दूसरी कंडीशन में 32, और दूसरी कंडीशन में जो SI है वो कितना है? 45। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13 यूनिट का। ठीक है, हम कहें 13 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 13 रुपए का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, ये 13 रुपए का जो क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। तो 13 रुपए का जो अंतर आ रहा है, और यहां जो सवाल में जो अपना अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1326 रुपए। तो वही चीज जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, जो हमें दे रखा है उसको न्यूमरेटर में, जो हमने कैलकुलेट किया है उसको डिनोमिनेटर में, और हमें क्या निकालना है? इसमें सम निकालना है, और सम में कितना मान रखा है? 100। ठीक है, 13 एकम 13 यहाँ 0 आ जाएगी, 13 दूनी 26, तो ये कितना आ गया? 10,200 रुपए। ये सब अपना आंसर हो जाएगा।
थोड़ा समझ में आया कि नहीं है? अच्छा सवाल था ये, वैसे कुछ नहीं था सवाल में, मतलब अगर आपको लैंग्वेज अगर समझ में आ गई सवाल की तो शायद इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा होगा आपने, थोड़ा सा ये सवाल जो था अच्छा सवाल था और हमने कितने ही कम समय में इस सवाल को कर लिया। ठीक है, और जब मैं फिर कह रहा हूं बच्चों आपसे कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसको ना देखो अपने आप ही सवाल को कर लोगे। देखो कैसे करोगे, 8 चौक 32, ये पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 45 में से 32 गए तो 13, तो 13 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1326 के। जो 13 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1326 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1326 बटे 13, और 100 किसके बराबर हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, ये कितने के बराबर आ रहा होगा, 10,200। इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, कि जो यूनिट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो ये भी हम इसी में ही डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम ज्यादा देखेंगे किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, बोलो समझ में आएगा नहीं आया? एक और सवाल देख लो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित, इसको नहीं समझ में आया हो। और हाँ, इस सवाल को आप लोग अपने जो बेसिक मेथड है, कोई बच्चा अगर करना चाहे कि नहीं सर मुझे तो अपने बेसिक मेथड से ही करना है इस सवाल को, तो वो कर सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट में आंसर दे रखा है तो वही अपना क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट में आंसर जो हो जाएगा P R1T1 माइनस P R2T2, क्योंकि प्रिंसिपल तो क्या है, सेम है। देखो इसमें दे रखा है सेम सम, तो प्रिंसिपल सेम है, बटे 100 और जो वो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 1326 के। ठीक है, करके देख लेना आराम से और वही सेम आंसर आएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से इस सवाल को कर रहा है और कोई बच्चा अगर जो मैंने बताया उस तरीके से सवाल कर रहा है तो कितना अंतर आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा अगला सवाल देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी। देखो 12% है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 इयर्स, ईयर कितने भाई 4, इसमें ये दे रखा है इन 4 ईयर इज मोर रुपीज इज मोर बाई, इसमें लेस नहीं है, ये जो हो जाएगा ये मोर हो जाएगा। मोर का है लेस का है, हमें तो बेसिकली इसमें डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, और डिफरेंस आप जानते हो क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो हमेशा ज्यादा में से कम होता है, मतलब वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वो ये जो रुपीज दे रखे हैं, अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 1854 रुपीज। ठीक है, ऑफ सेव सम एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर, फाइंड द सम। बोलो कर लोगे क्या इस सवाल को? वो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सवाल को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4 साल के लिए है, ठीक है, उस पे जो सालाना ब्याज है, और दूसरा है इसमें 7% सालाना ब्याज की दर से 6 साल में जो सालाना ब्याज है उसी धन पर, ठीक है, उसी धन पर 7% वार्षिक दर से 6 साल के लिए जो सालाना ब्याज है, उन दोनों में जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 1854 रुपए। ठीक है, तो हमें वो क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कि सम निकालना है। बोलो कर लोगे? चलो एक बार मैं और बता देता हूं सवाल को। प्रिंसिपल कितना होगा 100, ठीक है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, इन दोनों करोगे तो कितना आ जाएगा 42, तो अंतर कितने का आ गया 6 का, और जो 6 जो है वो किसके बराबर है 1854 के, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 6 × 18 6 × 54, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा 30,900 रुपए। बोलो समझ में आ गया क्या ये 30,900 रुपए। अच्छा आपको आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी इसमें? हाँ ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो था क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 था। अच्छा हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने 2 सवाल करने के लिए दिए थे आपको, तो आप मुझे बताना उनके क्या क्या आंसर आए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर उनका आंसर जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता रहे कि आपने वो सवाल गलत किया है या सही किया है, ठीक है। और साथ में एक और चीज जो हमेशा कहता आया हूं मैं, कैलकुलेशन अपनी बहुत ही स्ट्रांग रखना। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी
सवाल करने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और जो ये सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे हमेशा जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन लैंड रुपीज ऑफ, ए पर्सन लैंड, लैंड मतलब क्या होता है? ए पर्सन लैंड रुपीज 72,000 from two different person at the rate of 12% and 20% respectively if the total simple interest, देखो हम थोड़ा सा और कठिनाई की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, if the total simple interest from both the person in 4 years was 43,200 rupees, find the sum land at 12% पर annum। देखो सवाल को पढ़ो। पढ़ पा रहे सवाल को? हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार इसकी हिंदी सुन लो, एक बार समझने की कोशिश किया करो पहले इंग्लिश में। मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी ये चीज के बारे में कि जब तक आप इसकी हिंदी नहीं समझोगे, इंग्लिश नहीं समझोगे, इंग्लिश में क्वेश्चन करने का ट्राई किया करो। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने क्या किया कि 72,000 रुपए जो है टोटल, उसने 72,000 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, लैंड मानी क्या होता है? उधार लेना। ठीक है, उसने 72,000 रुपए उधार लिए हैं दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों से। एक से तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है और एक से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है यदि उसने जो टोटल एसआई जो दिया है 4 साल में, ठीक है, 4 साल में जो उसने टोटल जो ब्याज दिया है वो दिया है 43,200 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो टोटल जो उसने ब्याज दिया है 4 साल में वो दिया है 43,200 रुपए। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ 12% पर एनम वाले व्यक्ति से उसने कितने रुपए उधार लिए हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जो 72,000 है ना, ये टोटल है। ठीक है, मतलब मैं ये कहूं कि यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी। ठीक है, ए और बी इन दोनों से मिला के इसने 72,000 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, और एक से तो लिए इसने, अब ये नहीं पता किससे 12% से लिए, किससे 20% से लिए। एक व्यक्ति से तो 12% से लिए और एक से 20% से लिए, और ये लिए दोनों से ही टोटल 4 साल के लिए। आ रही बात समझ में? टोटल कितने 4 साल के लिए? 4 साल के। और जब 4 साल बाद जब उसने उस पैसे को चुकाया, जब उसने पैसा दिया उनको, तो उसने जो पैसा दिया ब्याज का वो दिया 43,200 रुपए। आ रही बात समझ में? तो वो ये पूछना चाह रहा है, बताइए कि उसने 12% पर एनम से वाले पर्सन से कितने रुपए उधार लिए। तो कर लोगे सवाल को? ठीक है, चलो इसमें मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं सवाल को करने का। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है 4 ईयर का एसआई दे रखा है। ठीक है, हमें जो दे रखा है 4 साल का एसआई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 43,200 दे रखा है। तो बताओ एक साल में कितना हो जाएगा? ठीक है, एक साल का एसआई कितना हो जाएगा? 43,200 बटे 4, 43,200 बटे 4 हो जाएगा
4 एकम 4, 0, 4 अट्ठे 32, 10,800 रुपए। मतलब वो एक साल में जो ब्याज दे रहा होगा वो कितना दे रहा होगा? 10,800 रुपए। ठीक है, तो 10,800 रुपए ब्याज दे रहा होगा वो एक साल में। और अब एक चीज बताओ मुझे, 10,800 रुपए की जो ब्याज है, ठीक है, ये कितने प्रिंसिपल पे दे रहा है? वो 72,000 रुपए प्रिंसिपल पे, और 72,000 प्रिंसिपल पे 72,000 रुपए प्रिंसिपल पे दे रहा है। और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और ये 72 से कितनी बार कट जाएगा? ये 72 से ये कटेगा कितना बार? 72 एकम 72, कितना बचेगा? इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ये आएगा 15%। देखो 12 से भी काटोगे इसको, 12 से 72 और 12 नंबर 108 है ना, तो ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 6 से काटोगे तो 15 6 90, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई वो 15% आ गई। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक बार दोबारा देखो, 4 साल का पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, वो कितना आया? 4 साल का सवाल में दे रखा है, वो दे रखा है 43,200 रुपए। तो एक साल का कितना हो जाएगा? 43,200 बटे 4, ये जो हो जाएगा ये 10,800 रुपए। अब देखो जरा इसको, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक और डेफिनेशन होती है, वो और समझ लो एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? ये जो हम बात करते हैं ये हम एक साल के लिए बात करते हैं, ध्यान रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो एनुअली, मतलब एक साल के लिए बात कर रहे हैं। तो एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है? परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे वो जो आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितना हमने उसको ब्याज दिया, और वो ब्याज कितने प्रिंसिपल पे दिया, मल्टीप्लाई बाई में 100। ये जो होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो इसको, जैसे मैं कहता हूं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने जो कुछ पैसा है वो बैंक में जमा करवाया, ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है? इसको 10% को हम जब उसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, 10/100, 10/100 हो जाएगा, मतलब 1/10। ये बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो पैसा है मैंने बैंक में जमा कराया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा प्रिंसिपल 10 रुपए है, जो 10 रुपए है, उसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से जो मुझे ब्याज मिल रही होगी वो कितने रुपए मिल रही होगी? 1 रुपए मिल रही होगी। पूरी चीज समझ में आई कि नहीं? मतलब 10 रुपए जो हमारा अगर प्रिंसिपल है, अगर मैं 10 रुपए अगर उसमें जमा करवा रहा हूं बैंक में, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमें ब्याज मिल रहा होगा बैंक से वो मिल रहा होगा हमें कितना? 1 रुपए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? 1 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या फिर हम कहें ब्याज हो गया। और हमें वो निकालना है, अगर मान लो परसेंटेज में निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या कर देंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे जाके बहुत काम आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह से देख लो इसको, जो अपना एक फॉर्मूला रह जाता है, फॉर्मूला जो है SI बराबर क्या होता है? PRT/100। सबको मालूम है ये सूत्र, तो PRT/100। अब यहाँ पे T जो है मैंने बताया था, ये जो निकाल रहे हैं हम एनुअली निकालते हैं, तो एनुअली निकाल रहे हैं तो T का मान कितना हो जाएगा? 1। तो बच गया क्या सवाल में? SI बराबर PR/100। तो हमें निकालना क्या है इसमें? बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? SI गुणा 100/P। नहीं किया है हमने, SI/P गुणा 100। बोलो समझ में आ गया? तो ये भी एक तरीका है वो निकालने का, क्या? SI निकालने का। ठीक है, अगर मान लो हमें सवाल में जो चीज सवाल में दे रखी है, हम उसको यूज करते हुए ही हम सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये 15% समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 15% जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई है, वो एक तरह से एवरेज निकल के आया है उसका। ठीक है, ये 15% जो निकल के आया है, ये हमने क्या किया? ये हमारा 72,000 रुपए पे जो हमने ब्याज दी है एक साल के लिए, कितनी? 10,800 रुपए। तो वो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दी है? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने दी है क्या? ब्याज हमने जो दी है। अब देखो इस सवाल को आगे कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के आगे जो है वो हम अब इसमें लगाएंगे अब आगे करने के लिए एक एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है? देखो 12% और 20%।
ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज निकल के आया वो कितना निकल के आया 15%। ये चीज ध्यान रखना, हम जो तीनों चीज वो यूज करेंगे वो सेम चीज ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ 12% लिख दो या 20% लिख दो, यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दो, यहाँ पे 43,200 लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका एवरेज भी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, तो हम इसको जो हम निकालेंगे, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो किसका अनुपात निकल के आएगा, ये मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कौन से चैप्टर में, एलिवेशन चैप्टर में। लेकिन अब थोड़ा समझ लो, देखो ये 20 में से 15 गए, ये बड़े में से पहले छोटा कटेगा, और बड़े में से छोटा कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पे ये बड़े में से छोटा कटेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 15 में से 12 गए तो 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 5:3, इसका मतलब ये हो गया हमने 5:3 के अनुपात से हमने जो है ना पैसे क्या किए, क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। मतलब ये जो पहला आदमी है मान लो ये ए, और ये जो 20 दूसरा आदमी है बी, तो इसका मतलब ये हो गया ए से तो हमने 5 यूनिट पैसा उधार लिया है, 5 यूनिट पैसा उधार लिया है, और इससे जो हमने बी से जो लिया है वो 3 यूनिट लिया है। तो टोटल जो हो जाएगा पैसा वो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 यूनिट, और 5 और 3 8 यूनिट को किसके बराबर दे रखा है, 72,000 रुपए के, क्योंकि टोटल जो रुपया है वो कितना है 72,000 रुपए। बोले बात समझ में आ गई। तो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 72,000 बटे 8। तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 नाम 72। तो हमें जो निकालना है, हमें ये निकालना है कि 12% वाले से, 12% वाले से हमने कितने रुपए उधार लिया, तो 12% वाले का कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 9,000 गुणा 5। तो ये हो जाएगा कितना हजार, 45,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो 45,000 रुपए जो उधार लिए थे, मान लो एक व्यक्ति से, वो कितने लिए थे, वो 45,000 रुपए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने 4 साल के लिए उससे क्या लिए थे, उधार लिए थे। ठीक है, और अगर मान लो ये पूछता उससे कितने लिए दूसरे वाले से, ये मान लो सवाल में ये पूछता मान लो 20% वाले से, तो 20% वाले से भी आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 9,000 गुणा 3 मतलब 27,000। देखो दोनों को ऐड कर रहे होंगे, 45,000 27,000 कितना आ जाएगा, 72,000। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, 45,000 27,000 कितना आ जाएगा, 72,000। ये समझ में आया कि नहीं आया। एलिगेशन, थोड़ा सा एलिगेशन में हल्का सा आपको समझा देता हूं, देखो समझ लो थोड़ा सा एलिगेशन, फिर बाकी इस पे जो सवाल है वो तो मैं एलिगेशन चैप्टर में करेंगे। देखो जरा, यहां जो एलिगेशन जो लगता है, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो लगता है, अगर यहां सवाल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाया, तो उसका जो एवरेज है वो भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज होंगी ये सेम होंगी चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दूसरे की बात करूं, मान लो स्पीड की बात करूं, ठीक है, स्पीड की बात करूं या हिंदी में कहें चाल की बात करूं, तो वो क्या होती है दोस्तों, दूरी बटे समय। चाल जो होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो हम अगर मान लो 2 स्पीड है, मान लो एक कार जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और जो दूसरी कार है वो मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज दे रखा है, मान लो वो दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों का एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां जो रेशो जो आ रहा होगा हमारा, इस जगह जो रेशो आ रहा होगा, वो रेशो उसका आ रहा होगा जो हमने एलिगेशन लगाया है उसका जो मात्रक है, या फिर जो हम बात करें जो उसका डिनोमिनेटर में जो उसकी वैल्यू होगी, वो उसका यूनिट वो आ रहा होगा यहाँ पे उसके अनुपात में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 में से 15 गए तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे जो अनुपात आ रहा होगा, ये किसका अनुपात आ रहा होगा, ये आ रहा होगा समय का। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो प्रिंसिपल का अनुपात आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो 1 साल के लिए किस तरह से निकालते हैं, उसको पता होगी आपको। मैंने अभी बताया था कि वो होती है यहाँ पे एक तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100। ये बताया था मैंने अभी कि मतलब जो प्रिंसिपल जो होगा उस पर 1 साल के लिए कितना हम ब्याज दे रहे हैं, वो क्या होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो हर में मतलब डिनोमिनेटर में
जो वैल्यू होती है उसी के अनुपात में ही जो है वो वैल्यू निकल के आती है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में जो है हम आगे और अच्छी चीजें वो एलिगेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान मत हो। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो बस एक चीज हमें ध्यान रखना, जैसे प्रॉफिट में बात करेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो जो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो दो वस्तुओं का जो प्रॉफिट दे रखा है मान लो 10% और एक का दे रखा है कितना? 20% दे रखा है दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 10% और 20% का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और दोनों का जो एवरेज दे रखा है वो 25 दे रखा है। ठीक है, 25 नहीं, इसको 15 लिखो, 15 दे रखा है। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा होगा वो किस किसका आ रहा होगा बताओ? बिल्कुल सही, ये जो रेशो आ रहा होगा ये किसका आ रहा होगा दोस्तों? क्रय मूल्य। क्या? क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो किस पे निकलता है? वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो यहाँ पे ये सीपी जो है किसमें? ये तो पी तो न्यूमरेटर में और ये कितने? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा होगा वो किसका आ रहा होगा? सीपी का। और वो कितना आ रहा होगा? 20 में से 15 गए तो 5 और 15 में से 10 गए तो 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको दोनों काटेंगे तो 1:1 के रेशो में हमने क्या किया है? हमने ये वस्तुएं खरीदी है। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एलिगेशन वाला, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एलिगेशन वाला, इसमें आपको क्या कब लगाना है और ये किस तरीके से लगाना है, तो ये जो क्या करोगे जब आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ये कब लगाना है। ठीक है, चलो इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और देख लो। ठीक है, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 45,000 वाला हो गया। ठीक है, चलो अगला देख लो। अगला वही सेम सवाल है। यहाँ पे ये जो है 7% है और ये कितना है? 15%। देखो ये तो है 7% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। इफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द पर्सन इन 3 years, 3 years में जो उसका टोटल इंटरेस्ट है वो है 4320 रुपए। तो बताइए उसने 7% पर एनम वाले से कितना पैसा उधार लिया है? ठीक है, देख लोगे इसको। इसमें देखो 3 वर्ष का जो हमारा एसआई दे रखा है, 3 साल का जो एसआई दे रखा है वो दे रखा है 4320 रुपए। तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 4320 बटे 3 हो जाएगा। तो इसको आप वो करोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 1440 रुपए क्या आ गया? 1 साल का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना, ये चीज तो आपको पता होगा कि हर साल में जो ब्याज लगती है वो समान लगेगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा सेम है ना। प्रिंसिपल तो एक तरह से ये मान लो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सवाल में कितना दे रखा है? 72,000। इस सवाल में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 14,400 रुपए। ठीक है, तो साल ब्याज तो आपको पता होगा कि हर साल जो है वो सेम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 3 साल का जो ब्याज है वो 4,320 रुपए है। तो मतलब उसको पहले साल में जो ब्याज मिल रहा होगा वो 1440 रुपए मिल रहा होगा, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी, चौथी साल भी, 5वीं साल भी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें हम जो कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी आ जाएगी? 1440 बटे प्रिंसिपल कितना है? 14,400 गुणा में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इसका मतलब कितना आ गया? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जो हमारी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 10%। और हमें क्या निकालना है? 7% वाले से क्या निकालना है हमें? कि कितने परसेंट उधार लिए। तो भैया अपन एलिगेशन लगाएंगे मेथड, 7% और 15%, इन दोनों का एवरेज निकल के आ रहा है 10%। अब बताओ यहाँ पे जब इसको एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ रहा होगा? किसका आ रहा होगा दोस्तों? प्रिंसिपल का। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में क्या होती है? वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 5, और 10 में 7 गए तो कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब 5:3 के रेशियो में
जो उस व्यक्ति ने जो पैसे उधार लिए दो व्यक्तियों से, वो किस किस रेशो में उधार लिए हैं? 5:3 के रेशो में। ठीक है, तो 5 और 3 8। ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट जो है वो किसके बराबर है बताओ? 14,400 रुपए के। टोटल जो है वो 14,400 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 14,400 बटे 8 हो जाएगा। 14,400 बटे 8। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 8 6, 8 × 8 64, 1800 रुपए। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 1800 रुपए के। और इसमें पूछा किसके लिए? 7% वाले के लिए। और 7% वाले के लिए जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1800 गुणा 5। तो 18 × 5 = 90। 9,000 रुपए इस सवाल का क्या होगा? आंसर। विजिबल तो है ये? ठीक है, तो 9,000 रुपए जो है वो क्या होगा इस सवाल का? आंसर। ठीक है, तो सवाल में वो 15% वाले के लिए पूछ सकता है। और तो 15% वाले के लिए कितना आ जाएगा? 1800 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 18 × 3 = 54। 5400 रुपए 15% वाले के लिए आ जाएगा। तो 9,000 प्लस कितना? 5400 कितना हो जाएगा? 14,400। बोलो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखो, इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक मेथड से भी इसको कर सकते हो भाई, PRT/100 से। कैसे करोगे थोड़ा सा बताओ, इसकी हिंट दे देता हूं मैं आपको। देखो किस तरह से करोगे इसको। इसमें जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है। देखो, पहले के लिए जो प्रिंसिपल है वो P1 है, तो दूसरे के लिए R1 है, दूसरे के लिए T1 है बटे 100। और T तो दोनों के लिए कॉमन है वैसे। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं T1। और यहां पे लिखोगे उसको P2 R2 T2/100। और क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है P1 + P2 जो दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है P1 + P2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 14,400। तो अगर हम यहां से P2 निकालें तो कितना आ जाएगा? 14,400 माइनस P1 आ जाएगा। तो देखो, P1 यहां रखी क्यों? R1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 7। और T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, बटे 100 प्लस P2 का मान रखोगे यहाँ पे 14,400 माइनस P1। R2 का मान कितना है? 15। और T2 का मान कितना है? 3। तो 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45 बटे 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21। 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, और इन दोनों का जो ब्याज दे रखा है वो अगर ये 3 साल के लिए अगर लिख रहे हो तो 3 साल के लिए जो ब्याज जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 4,320 के। बोलो हो जाएगा? अगर हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप लोग अगर T का मान 1 रखते, T का मान 1 रखते तो इसका मतलब फिर यहाँ पे जो ब्याज होती है वो कितने साल की होती? उसको यहाँ पे जो ब्याज होती है वो कितने साल की होती? 1 साल की। तो इसको डिवाइड कर देते 3 से, तो उसके बराबर लिखते फिर यहाँ पे। आगे बात समझ में नहीं आ रही? तो इसको देखो कर रहे होंगे आप लोग, तो एलसीएम लेके जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4,320 गुणा 100 बराबर 21 P1 प्लस 14,400 को 45 से गुणा करोगे, 14,400 गुणा 45 माइनस 45 P1। यही समीकरण आएगी नहीं आएगी बताओ? तो देखो जरा, ये कितना हो जाएगा? 43,20,00 बराबर 45 में से 21 गए तो कितने का बचेगा ये? या फिर इसको इधर लिया फिर 45 में से 21 गए तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 और 2 24 P1 बराबर, और इधर जब इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा 14,400 गुणा 45 माइनस 432000। बोलो चीज समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो 14,400 को जब 45 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा होगा? ये गुणा करना है, इसको गुणा करोगे तो थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। 24 P1 बराबर ये आ रहा होगा आपका 648,000 माइनस 43,200, सॉरी 4,32,000।
ठीक है, तो P1 बराबर कितना आ जाएगा, 6,48,000 में से कितना घटाओगे, 4,32,000, तो ये कितना बचेगा, 2,16,000। ठीक है, बटे और ये P1 है तो ये कितना आ जाएगा, 24। इसको जब 24 के भाग आप दे रहे होंगे तो आपका जो P1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9,000। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका जो P1 निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 9,000 रुपए। तो किसी भी तरीके से सवाल को कर सकते हो, बस आप देख सकते हो कि इसमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि हमने जो सवाल है वो किस तरीके से किया है, तरीका वो कभी नहीं देखेगा। वो बस ये देखेगा कि बच्चे का जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है या नहीं आया है, और उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो बहुत ही कम समय में किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो पिछला जो मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया था एलिगेशन वाला, अपने आप में एलिगेशन एक पूरा चैप्टर है मैथ में, है ना, एलिगेशन एंड मिक्सचर के नाम से, जिसमें आता है ना कि इतना परसेंट जो घोल है वो उसमें मिला दिया, उसका इतना परसेंट घोल उसमें मिला दिया। तो एलिगेशन जो है हम पूरा उस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने जो बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये जो कंटेंट है अगर ये पसंद आ रहा हो तो बस मैं आपसे एक ही मेरी विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मुझे हर वीडियो में फीडबैक जरूर दीजिए कि ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।